हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर केमिस्ट्री। ध्यान से यहाँ पर सीखिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर चालू किया हुआ है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अगली जो प्रॉपर्टी हमारी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज हो जाता है जब किसी सॉल्वेंट में हम किसी सॉल्यूट को मिलाते हैं, तो उसकी अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन ये देखें कि किसी भी सॉल्वेंट का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो देखिए पहले आप। जैसे मान लीजिए कि हमने एक कंटेनर में यहाँ पर कोई भी लिक्विड लिया हुआ है। मान लीजिए ये कोई लिक्विड है एक कंटेनर में। कंटेनर जो है वो ऊपर से खुला है, ठीक है। अब आप देखिए जो यहाँ लिक्विड की सरफेस पर जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है वो एयर प्रेशर है, जो आपको बताया कि वो 1 atm होता है। यहाँ पर जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है 1 atm। 1 atm प्रेशर जो है वो लिक्विड की सरफेस पर एयर प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अब इस लिक्विड को हम क्या करते हैं भाई, गर्म करना चालू करते हैं। क्या करते हैं, लिक्विड को हम गर्म करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे इसको अपन गर्म करते हैं। अब आपको बताया कि जैसे जैसे लिक्विड को गर्म करेंगे वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब लिक्विड को गर्म करेंगे, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये वेपर ऊपर नहीं उठ रही है। क्यों? क्योंकि अभी ऊपर से प्रेशर जो है वो ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सोच सकते हो कि ये वेपर जो है वो ऊपर कब उठेगी, जब इसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा और उससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा, तो ये वेपर जो है वो ऊपर उठना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर ये हो जाएगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर, किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर जिसके ऊपर उसका जो है वो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये हमने देखा कि भाई एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। यानी कि वापस से अगर रिपीट करूं मैं, तो किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अपन यहाँ पर चालू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक प्योर लिक्विड सॉल्वेंट है। ये हमारे पास प्योर लिक्विड सॉल्वेंट है, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। अब प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मान लीजिए कि TB0 है। प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना मान लिया मैंने, PB0। ये मेरे पास था प्योर लिक्विड सॉल्वेंट और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको मैंने कितना मान लिया, TB0। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर कुछ एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं कि भाई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैंने ऐड कर दिया और मैंने क्या बना लिया, इसका सॉल्यूशन बना लिया। इसका मैंने बना लिया यहाँ पर सॉल्यूशन। तो ये हमारा तैयार हो गया सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि सॉल्यूशन जब बनता है, यहाँ पर ये सॉल्यूट मिलाने से बनाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि वेपर में बदलने वाले जो सरफेस के पार्टिकल हैं वो कम हो जाते हैं क्योंकि बीच बीच में सॉल्यूट के पार्टिकल वहां पर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया है, अब कम। मान लीजिए कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमने मान लिया TB। ये हमारा तैयार हुआ था सॉल्यूशन और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैंने कितना मान लिया, TB। अब क्या कर रहे हैं, इसको जब अपन गर्म करेंगे तो जिस पे ये बॉईल हो रहा था उसके ऊपर ये बॉईल नहीं होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, अभी अपन बात करते हैं। देखिएगा इसको अपन यहाँ समझते हैं, एक कर्व से समझते हैं। इस कर्व में क्या कर रहा हूँ मैं कि इस एक्सिस पे ले रहा हूँ मैं वेपर प्रेशर, इधर ले रहा हूँ मैं वेपर प्रेशर और यहाँ पर मैंने लिया टेम्परेचर, यहाँ पर लिया मैंने टेम्परेचर, ठीक है। मान लीजिए कि अपने पास में एक प्योर लिक्विड सॉल्वेंट है, तो प्योर लिक्विड सॉल्वेंट है तो रूम टेम्परेचर पे भी उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। मान लीजिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है वो रूम टेम्परेचर है और वो मैंने यहाँ पर मान लिया, ठीक है। और इस टेम्परेचर पर इस प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कहीं भी मान लीजिए, आप मान लीजिए कि मैंने यहाँ मान लिया कि इस टेम्परेचर पर
जो कि रूम टेम्परेचर है, इसके ऊपर लिक्विड का जो प्योर है इसका वेपर प्रेशर मैंने इतना मान लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इस लिक्विड को जो है वो गर्म करूंगा। क्या करूंगा, इस लिक्विड को गर्म करूंगा। गर्म करने के साथ साथ इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। गर्म करूंगा और इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखिए अपन टेम्परेचर गर्म करेंगे मतलब टेम्परेचर इधर बढ़ाएंगे, वो इंक्रीज होगा मतलब उधर, लेकिन ये कर्व लीनियर नहीं है। लीनियर नहीं है का मतलब ये हुआ कि जिस रेशियो में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं उस रेशियो में वेपर प्रेशर नहीं बढ़कर उससे ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ पैराबोला आएगा, किस तरफ मतलब ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। इसका मतलब टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट कम हो रहा है और उससे ज्यादा इंक्रीजमेंट किस में हो रहा है, वेपर प्रेशर में हो रहा है, ठीक है। तो कर्व जो इस तरह यहाँ पर मान लीजिए आप, यहाँ पर मान लीजिए कि भाई 1 atm प्रेशर है। यहाँ पर क्या मान लिया मैंने, 1 atm प्रेशर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, इसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ा और जैसे ही ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, जो ये वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का, वो कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जैसे ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी टेम्परेचर को मैं क्या कहूँगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे मान लीजिए कि इस टेम्परेचर पर ये बराबर हो गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो इस टेम्परेचर को मैं कहूँगा इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये मेरा प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो गया कि भाई इससे टेम्परेचर पर जो है वो इसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसमें थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब सॉल्यूट ऐड कर दिया तो जो है वो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। मान लीजिए कि ये पहले रूम टेम्परेचर पर पहले इतना था और अभी सॉल्यूशन की अगर बात कर रहे हैं तो ये इतना हो गया है। ये किसके लिए था, प्योर सॉल्वेंट के लिए था, ये था प्योर लिक्विड सॉल्वेंट के लिए था ये, ठीक है। और अब सॉल्यूशन के लिए रूम टेम्परेचर पे अगर मेजर करेंगे तो इससे क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है, ये कम है, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको बॉईल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखो आप ध्यान दो कि यहाँ से अपन ने उसको 1 atm किया था और अभी ये इससे कम है, और यहाँ से क्या कर रहे हैं, उसको करना 1 atm ही हमको, भाई बॉईल करने के लिए क्या करना है, उसको 1 atm के इक्वली करना है, ठीक है। तो जब यहाँ से 1 atm करेंगे तो हमको ज्यादा बॉईल करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पहले से ज्यादा था, यहाँ से 1 atm किया अपन ने, तो इतना अपन ने बॉईल किया। अभी इससे कम है वेपर प्रेशर रूम टेम्परेचर पर, तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमको पहले से ज्यादा बॉईल करना पड़ेगा, यानी कि वहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब हम यहाँ से जो वो इसको ले जा रहे हैं 1 atm, पहले यहाँ से 1 atm ले गए थे, अब यहाँ से 1 atm ले जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब तो ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है वो हमने गर्म किया और वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ और देखा हमने कि भाई इस टेम्परेचर पर जो है वो 1 atm के बराबर हुआ, तो इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारा आ गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। इसको मैं TB लिख देता हूँ, ठीक है। ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इसको मैंने क्या लिख दिया, TB। तो ये TB नोट से क्या है बताओ, ज्यादा है, ठीक है। तो अब देखो आप, अब सुनो ध्यान से कि ये बॉइलिंग पॉइंट पे जो एलिवेशन हो रहा है, ठीक है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए देखा गया कि ये सॉल्यूशन की मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हमको सॉल्यूट बहुत ज्यादा भी नहीं मिलाना है, सॉल्यूशन को क्या रखना है, डाइल्यूट ही रखना है। और फिर हम क्या देखेंगे कि जो एलिवेशन हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट जो वो बढ़ रहा है ना, ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि मोलैलिटी थोड़ी सी ज्यादा करते हैं तो एलिवेशन ज्यादा बढ़ जाता है, कम करते हैं तो कम बढ़ता है। मतलब सॉल्यूट के जितने मोल आप ज्यादा मिलाओगे उसमें एलिवेशन भी उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन किसके लिए बताओ, ये ध्यान रखिएगा, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, for dilute solutions it is observed that elevation in boiling point is directly proportional to molality of solution, यानी कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है बताओ, मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा कि भाई किस अकॉर्डिंग हो रहा है ये, तो देखिएगा आप डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इसको लिख रहे हैं KB इंटू स्मॉल m का मतलब यहाँ पर मोलैलिटी, ठीक है। KB क्या है यहाँ पर, देखो स्मॉल m क्या है यहाँ पर, मोलैलिटी, स्मॉल m इज इक्वल टू क्या है, मोलैलिटी
मोलैलिटी। मोलैलिटी आप जानते ही होंगे कि किसी भी सॉल्वेंट के पर केजी में सॉल्यूट के जो मोल डिजोल्व होते हैं उनको ही अपन क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। जैसे मान लो कि 1 केजी सॉल्वेंट में 2 मोल सॉल्यूट के डिजोल्व है तो मोलैलिटी हो जाती है 2, ठीक है। 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट का डिजोल्व है तो मोलैलिटी हो जाती है 1, ठीक है। तो ये इतना सिंपल है। और केबी जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। देखो केबी को अपन क्या क्या कह रहे हैं, एक तो कह रहे हैं इसको कि भाई बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। एक इसको बोल रहे हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एक इसको कह रहे हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और एक करें इसको एबुलियोस्कोपिक, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तीनों ही नाम से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप केबी की यूनिट निकालना चाहें यहाँ से, तो बताओ अगर केबी की वैल्यू लिखें तो केबी इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा टी बी अपॉन स्मॉल एम। तो यहाँ से अगर अपन केबी की वैल्यू लिखना चाहें तो केबी इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, डेल्टा टी बी अपॉन स्मॉल एम। अब डेल्टा टी बी क्या है बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो यूनिट क्या होने वाली है, केल्विन, इसकी होने वाली है मोल पर केजी, ठीक है। इसकी क्या होने बताओ, मोल पर केजी, ठीक है। तो देखो केजी ऊपर आ जाएगा तो इसकी यूनिट अगर निकालना चाहे तो हो जाएगी केल्विन, केल्विन तो ऊपर है ही, केजी भी ऊपर आ गया, केल्विन किलोग्राम, और मोल नीचे रह गया तो पर मोल, ठीक है। केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये इसकी यूनिट होगी केबी की। अब इसको अगर डिफाइन करना चाहे तो डिफाइन भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा ये सॉल्वेंट के लिए है, केबी किसके लिए है बताओ, सॉल्वेंट के लिए है। डिफाइन कैसे करेंगे कि अगर मोलैलिटी को 1 मान ले, क्या मान ले बताओ, मोलैलिटी को 1, मतलब सॉल्यूशन को 1 मोलर मान ले, ठीक है। मतलब क्या होगा कि एक केजी सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट का जो है वो डिजोल्व है, तो मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये अगर 1 है तो बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन होगा वही क्या होगा बताओ, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन जिसकी मोलैलिटी 1m हो, तो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट पे जो एलिवेशन है वही क्या कहलाता है, उसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो डिफाइन करना बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए अगर मैं मोलैलिटी की यहाँ पर रख दूं, अगर मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कि W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, W1 देखो ग्राम लिया है मैंने इसको, ठीक है। W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन मोलैलिटी इज इक्वल टू, बताओ मोलैलिटी क्या आ जाएगी, बताओ इसमें मोलैलिटी क्या आ जाएगी, तो मोलैलिटी हो जाएगी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास भी कुछ मान लीजिए यहाँ पर कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू m2, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वो मैंने कितना मान लिया, m2 मान लिया है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे कि भाई W2 अपॉन m2, ठीक है। ग्राम क्वांटिटी अपॉन मोलर मास, कि सॉल्यूट की ग्राम क्वांटिटी अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास, ये हो जाएंगे सॉल्यूट के मोल। और सॉल्वेंट का जो मास है वो मैंने कितना दिया हुआ, W1 ग्राम, लेकिन आपको यहाँ पर किस में रखना है, केजी में। तो आप क्या करोगे कि W1 अपॉन 1000 इसको केजी में चेंज कर लेंगे। तो ये आ गई हमारी जो है वो सॉल्यूशन की मोलैलिटी आ गई है, ठीक है। अब मोलैलिटी की वैल्यू अगर यहाँ पर रख दें तो देखिए ये क्या हो जाता है, चलो मैं इधर इसको नोट लिखता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा कि अगर मैं यहाँ रख दूं तो डेल्टा टी बी यहाँ पर मेरा आ गया कि भाई डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम, मतलब मोलैलिटी की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा तो ये W2 अपॉन M2, W1 अपॉन 1000, तो ये आ गया W2 अपॉन M2 कहाँ जाएगा नीचे, और W1 और 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये आ गया, ये आ गई मेरी इक्वेशन। अब अगर मैं मान लो यहाँ से कि मोलर मास निकालना चाहूँ सॉल्यूट का जो हमने यहाँ पर ऐड किया था, इसका मोलर मास निकालना चाहें तो अपन यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं कि भाई M2 इज इक्वल टू के बी अपॉन क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी, ऊपर आ जाएगा W2, नीचे आ जाएगा W1 और इनटू क्या आ जाएगा 1000। तो इस इक्वेशन से हम सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। यहाँ पर एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए कि प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, TB नोट मान लिया, सॉल्यूशन का कितना आ गया TB, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, एलिवेशन हमने यहाँ पर देखा कि रूम टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर इतना था, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया और इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ा, ठीक है। और जैसे ये 1 atm के इक्वल हो गया, इसको हमने बोल दिया इसका बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह से हमने सॉल्यूशन को भी
बॉईल किया, लेकिन सॉल्यूशन का रूम टेम्परेचर वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम था, इसलिए 1 atm करने के लिए हमने उसको ज्यादा बॉईल किया, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, उसको हमने कितना मान लिया, TB। फिर देखा गया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन है डेल्टा TB, ठीक है, वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर एक कांस्टेंट आया जिसको हमने कहा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, इसको अपने डिफाइन किया यहाँ पर, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, अगर W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में मिला हो और सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो M2 हो, तो मोलैलिटी को हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं। फिर मैंने मोलैलिटी की यहाँ पर वैल्यू रख दी और हमने सिंपल यहाँ पर मोलर मास कैलकुलेट कर लिया सॉल्यूट का, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो बिल्कुल ही सिंपल सी बात हो गई, सिंपल सा टॉपिक था ये। अब इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं थोड़े बहुत वो कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि कई बार आपको जो है वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई नहीं होती है, उसकी जगह कुछ और डेटा वहां पर दिए हुए होते हैं, तब हम क्या करेंगे कि कैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसको एक बार और सीख लेते हैं, उसके बाद में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, अगर आपको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb की वैल्यू नहीं दी हुई है, कुछ और डेटा दिए हुए हैं, तो आपको क्या दिया होगा, देखो आप इसकी वैल्यू आप निकालेंगे RTB नोट स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा H वेपोराइजेशन, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या क्या है, R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, R क्या है बताओ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 8.134 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। या फिर इसको अगर कैलोरी में रखना चाहेंगे आप तो ये हो जाएगा 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। आर की वैल्यू, TB नोट क्या है बताओ, कि प्योर सॉल्वेंट का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है TB नोट क्या है बताओ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है क्या, TB नोट। और अगर आगे देखें यहाँ पर डेल्टा H वेपोरेशन, ठीक है, या इसको अपन कह सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन, क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन, ठीक है। तो अगर ये आपको कैलोरी पर ग्राम में दी हुई है, किसमें दी हुई है बताओ, कैलोरी पर ग्राम में या जूल पर ग्राम में दी हुई है, तो आपको Kb की वैल्यू इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करनी है। ध्यान रखिएगा कि ये वेपोरेशन एंथैल्पी आप क्या होती है, देखो ये थर्मोडायनामिक्स में अपन पढ़ेंगे, यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि एक मोल लिक्विड को उसी टेम्परेचर के, ध्यान रखिए, एक मोल लिक्विड को उसी टेम्परेचर के एक मोल वेपर में चेंज करने के लिए जितनी भी हीट चाहिए वहां पर, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हीट ऑफ वेपोरेशन, ठीक है, या लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। क्यों, क्योंकि वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी। जब अगर मान लो आपका एक मोल लिक्विड 100 डिग्री का है तो वेपर भी कितने डिग्री की बनेगी, 100 डिग्री की बनेगी, यानी कि उस दौरान जो भी हीट दोगे वो सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज लाएगी, और जो फिजिकल स्टेट में चेंज लाएगी जो लिक्विड से वेपर में बनाएगी उसी को अपन यहाँ पर क्या कहेंगे कि एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन या लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। अगर ये कैलोरी पर ग्राम में दी हुई है तो आप ये वाली जो है वो फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन कई क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको कैलोरी पर ग्राम में देने के बजाय कैलोरी पर मोल में दे देगा। लेकिन एक चीज को ध्यान रखिए, अगर ये कैलोरी पर ग्राम में दी हुई है तो आर की ये वाली वैल्यू पुटअप करेंगे, और अगर ये जूल पर ग्राम में दी हुई है तो आर की ये वाली वैल्यू पुटअप करेंगे, इसका भी खास ध्यान रखिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको कैलोरी पर मोल में दी हुई है, किसमें दी हुई है, कैलोरी पर मोल में, ठीक है, तो एक मोल में जो वो ग्राम क्वांटिटी कितनी होती है, मोलर मास के इक्वल होती है, तो क्या करेंगे हम मोलर मास से इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर अपन Kb का यूज करेंगे, Kb इज इक्वल टू MR TB नोट स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा H VAP, और इस बार जो एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन है वो किस में दी होगी, कैलोरी पर मोल में, या फिर आपको जूल पर मोल में दी होगी, ठीक है, जूल पर मोल में दी होगी। तो आप मोलर मास से और मल्टीप्लाई कीजिएगा, मोलर मास किसका, सॉल्वेंट के मोलर मास से और मल्टीप्लाई करेंगे, और तब हम Kb की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। तो Kb की वैल्यू निकाल लेंगे अगर हमको कुछ और डेटा वहां पर दिए हुए हैं तो, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। देखिएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन कुछ भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि भाई 250 ग्राम ऑफ वाटर 250 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, और पूछ लिया कि भाई कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन
कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये आपसे पूछ लिया और आपको दे दिया कि वाटर के लिए केबी की वैल्यू है वो 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। हो सकता है आपको ये दी हुई हो, नहीं दी होगी तो वाटर के लिए तो कम से कम आप ध्यान ही रखिएगा कि केबी की वैल्यू जो है वो 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो फॉर्मूला अपना क्या है कि भाई डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या है बताओ, के बी इंटू स्मॉल एम, है ना। हमें के बी की वैल्यू रखनी है, स्मॉल एम की वैल्यू रखनी है। प्योर वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको मालूम है कि प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है जिसको अपन टीबी नोट यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, किसके लिए, वाटर के लिए, तो वो होता है 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो प्योर वाटर का इतना था, हम क्या करेंगे यहाँ पर से एलिवेशन निकालेंगे और एलिवेशन कितना हुआ, जैसे 1 डिग्री हुआ तो 1 डिग्री बढ़ा देंगे इसके अंदर, भाई उतना एलिवेशन हो गया, अभी इतना हो गया। ठीक है, देखो उसको सोल्व करते हैं। केबी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 0.52 इंटू यहाँ पर 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ग्राम क्वांटिटी अपॉन इसका मोलर मास, ग्लूकोज का कितना होता है 180 होता है। ठीक है, और नीचे हम लेंगे क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितना दिया हुआ है आपको 250 ग्राम, लेकिन 250 ग्राम आपको जो है वो दिया हुआ है ग्राम में, तो आपको केजी में चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 250 बाई कितना करेंगे 1000। ठीक है, बस इसको सिंपल आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1/4 और ये आ जाएगा आपका 1/20, तो ये आ जाएगा 0.52 इंटू 120 नीचे आ जाएगा और ये 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 4 से 5 बार 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, देखो ये ठीक है 5 टाइम कैंसिल हो गया। अब इसको क्या करेंगे अपन, इसको जो वो डिवाइड करेंगे, तो 5 से ये जाएगा 0.1, ठीक है, उसके बाद में 2, उसके बाद में फिर 0 आएगा, उसके बाद में कितना आएगा 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 0.104 केल्विन। तो एलिवेशन कितना आया 0.104 केल्विन आया। ठीक है, तो अभी आपको निकालना था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट का था 373 केल्विन और एलिवेशन कितना हो गया 0.104, तो अभी कितना हो गया उसमें अपन जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे ये, यानी कि अभी कितना हो जाएगा 373 प्लस 0.104, यानी कि हो जाएगा 373.104 केल्विन, आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान से ये क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, जब अपन वॉन्ट ऑफ फैक्टर की बात करेंगे तब थोड़े से ट्विस्ट आएंगे। ठीक है, तो अपन उसकी वहां बात करेंगे, बाकी ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 12th स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, क्योंकि आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, वो वॉन्ट ऑफ फैक्टर को इन्वॉल्व करके ही पूछते हैं, जो हम उन लेक्चर्स में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, अभी अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं अपन, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए इसके ऊपर, इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं कोई। क्वेश्चन ये है कि 6 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 6 ग्राम ऑफ यूरिया 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved together in, कुछ मान लो आप यहाँ पर 250 ग्राम ऑफ वाटर, 250 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूं क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। तो देखिए आप ध्यान से कि हमने पहले ही पढ़ा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है वो नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है किस पर, सॉल्यूट के पार्टिकल्स की नंबर पर, या यूं कहते हैं उनके कितने मोल्स डिसॉल्व है वहां पर, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर देखो दोनों ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप देखेंगे तो सबसे पहले अपन मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो आप देख रहे हैं कि 2 सॉल्यूट है यहाँ पर, 6 ग्राम ऑफ यूरिया और 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो यूरिया के मोल्स कितने आएंगे 6/60 ग्राम क्वांटिटी अपॉन यूरिया का मोलर मास जो कि 60 होता है, प्लस ग्लूकोज के मोल्स कितने आएंगे 18/180। तो इस बार जो अपने सॉल्यूट के जो मोल आएंगे वो इन दोनों को सम करके जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, बाकी देखो बिल्कुल आसान है, वैसे ही करना आपको। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि दोनों को जोड़ के लिख देंगे, ये 1/10 और ये भी कितना आ गया 1/10।
1/10 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 2/10, 2/10 का मतलब 1/5, तो मोल्स कितना आ गया बताओ 1/5, ठीक है। 1/5 हो गए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्वेंट का जो वेट है वो 250 बाई कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। तो ये केबी लिखा नहीं मैंने यहाँ पर, वो है 0.52। वाटर के लिए कितना है केबी की वैल्यू 0.52। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा अपन क्या निकालेंगे बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब एलिवेशन निकालेंगे तो जो भी यहाँ पर जो भी आपका एलिवेशन आएगा केल्विन में जो भी आएगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे 373 में क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे और सॉल्यूशन का जो है बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान सा। मैं इसमें आपको बस इतना बताना चाह रहा था कि अगर एक ही तरह के इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर आप क्या करेंगे, उनको उनके जो मोल्स है उनको आप ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका खास ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा और कर लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया कि 0.5 ग्राम ऑफ नेफ्थेलिन, 0.5 ग्राम ऑफ नेफ्थेलिन डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ CCl4। 0.5 ग्राम ऑफ नेफ्थेलिन डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ CCl4, ठीक है। और एलिवेशन देता हूं मैं इसको आपको, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज 0.5 केल्विन, ठीक है। ये आपको एक जानकारी दी हुई है, ठीक है। फिर आपको बोला गया कि एक और सॉल्यूशन है, ठीक है, एक और सॉल्यूशन है जिसमें अननोन सॉल्यूट जो है वो ऐड है, ठीक है। एन अननोन सॉल्यूट, एक अननोन सॉल्यूट है और उसकी जो ग्राम क्वांटिटी है वो मान लीजिए कुछ ही मान लीजिए आप यहाँ पर 0.6 ग्राम मान लीजिए। अननोन सॉल्यूट ऑफ 0.6 ग्राम क्वांटिटी, 0.6 ग्राम क्वांटिटी इज डिजोल्व इन सेम सॉल्वेंट, ठीक है, सेम सॉल्वेंट। देन कैलकुलेट, अच्छा इसका सेम सॉल्वेंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका मैं ये देता हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 0.64 केल्विन। इसका जो एलिवेशन कितना दे दिया मैंने 0.64 केल्विन, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया कि भाई कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन होता है, ये बड़ा क्वेश्चन है, देखिए इसको घबराने की जरूरत नहीं है। आसान कैसे ये कि आप देखो अगर हम दोनों सॉल्यूशन के लिए अलग अलग इक्वेशन को लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m1, ठीक है। क्योंकि सॉल्वेंट वही है तो KB भी क्या रहेगा, वही रहेगा, ठीक है। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, KB इंटू m2, ठीक है। ये TB1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए TB2 मान लीजिए। ये पहले सॉल्वेंट का एलिवेशन है, ये पहले सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है, ये दूसरे सॉल्यूशन का एलिवेशन है और ये दूसरे सॉल्यूशन की मोलैलिटी है। क्योंकि सॉल्वेंट वही था तो KB जो यहाँ था वो यहीं रहेगा। अगर दोनों इक्वेशन को अपन जो कंपेयर करें या डिवाइड कर दें एक में दो को, तो KB से KB क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई कि डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2 इज इक्वल टू क्या आ गया, M1 अपॉन M2, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पर M1 और M2 की वैल्यू रख दीजिए। पहले वाले में क्या था कि 0.5 ग्राम ऑफ नेफ्थेलिन था डिजोल्व 50 ग्राम ऑफ CCl4 में, तो नेफ्थेलिन की मोलैलिटी लिखिएगा अपन, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम क्वांटिटी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गए 0.5 और नेफ्थेलिन देखो दो बेंजीन जुड़ी रहती हैं, ये है नेफ्थेलिन, ये है नेफ्थेलिन। तो नेफ्थेलिन का फॉर्मूला आ गया यहाँ पर C1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C10 और H जो है वो H हो गई 8 C10H8, तो फॉर्म हो जाएगा 120 + 8 128
इसका मोलर मास कितना हो गया 128, तो नेफ्थलीन का मोलर मास आ गया 128, ठीक है। और इसकी जो सॉल्वेंट था वो कितना था 50 ग्राम, तो उसको केजी में चेंज करेंगे तो 50 बाई कितना आ जाएगा बताओ 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहले सॉल्यूशन की जो है वो मोलैलिटी होगी। अब दूसरे की मोलैलिटी निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, दूसरे की मोलैलिटी निकालेंगे तो अपन दूसरे में देखा अपन ने कि 0.6 ग्राम है, उसका कितना है 0.6 ग्राम है। M2 हमने दिया हुआ नहीं है, उसका जो मोलर मास है वो हमको दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इसमें उसी सॉल्वेंट में जो है वो डिजोल्व किया है, ठीक है। तो सेम क्वांटिटी ही क्वेश्चन में दी हुई मान लेते हैं अपन, सेम क्वांटिटी, ठीक है, सेम सॉल्वेंट ऑफ सेम क्वांटिटी या 50 ग्राम मान लेते हैं। तो ये आ गया मेरा 50 अपॉन कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। अब अपन को देखो इक्वेशन बिल्कुल आसान हो गई। डेल्टा TB1 कितना था 0.5, TB2 कितना था 0.64 इज इक्वल टू, वहां पर देखो 50/1000 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचा 0.5 अपॉन 128, नीचे क्या बचा 0.6 अपॉन M2, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे आप M2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, इनको इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा, और M2 की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, बिल्कुल ही आसान है। M2 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी आपकी M2 की वैल्यू आती है वो ग्राम में आ जाएगी, और सॉल्यूट का जो है मोलर मास आ जाएगा, ठीक है। तो जब दो सॉल्यूशन दिए होंगे तो आप दो इक्वेशन बना लीजिएगा, ठीक है, दोनों को कंपेयर करिए, और कंपेयर करने के बाद में ये क्वेश्चन जो है वो आप जल्दी से सोल्व कर लेंगे इसको, वरना आप KB की वैल्यू एक से निकालोगे दूसरे में पुटअप करोगे तो बहुत उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर 2-3 करवाए। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब वॉन टू फैक्टर पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर एडवांस प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम ज़्यादातर कंपटीशन में आती है, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, थैंक यू।